Yes, good afternoon everyone. So today we are going to continue chapter 6 in retirement and sum number 9. ठीक है, इसके आपके पार्टनर्स हैं माधव, राधा एंड गोपी. ये आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड शेयर दे रखा है. शेयर में से आपको रेशियो निकालना है, लेकिन आप देखोगे शेयर में डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है. तो 1/2, 1/3 और 1/6. देखो 1/2, 1/3, 1/6 ये शेयर दे रखा है. ठीक है, हम सबका डिनोमिनेटर सेम बना दें. सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 6 है और 6 ये इसके टेबल में 6 भी आ रहा है. तो 2 3 जा ऊपर भी 3 जा, 3 2 जा ऊपर भी 2. सो 3/6, 2/6, 1/6 सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो रेशियो हो गया 3:2:2. समझ में आया? तो आपका ओल्ड P&L रेशियो माधव, राधा और गोपी का कितना है? 3:2:1. ध्यान में रखना या लिख लेना. अब सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं है. 136, 50 और 54. 136, 50 और 54. ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ही जाता है. ठीक है, उनका हमसे कितना निकल रहा है. देन GR जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड. सॉरी 9 सम पे आ गया मैं, सॉरी 10th पे आ गया था. कम टू द 9th. क्रेडिटर्स 50 के हैं. वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड आपके पास अवेलेबल है. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपकी लायबिलिटी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आपके पास है. कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस 12,000 है. कैश एंड बैंक. ठीक है, टू बैलेंस. तो सबसे पहले जो हम करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल का और कैश और बैंक का कॉपी कर दिया हमने. इसके बाद देखो डेटर्स 80,000 के हैं और BDR आपके पास ऑलरेडी कितना है? 5,000 ऑलरेडी मेंटेन्ड है. क्लोजिंग स्टॉक 62,000. इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू आपकी 58 है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 64 हो गई है और हमको मार्केट वैल्यू पे दिखाना होता है. कुछ ना लिखा हो तो एसेट्स जो है इस चैप्टर में एडमिशन रिटायरमेंट में मार्केट वैल्यू पे दिखानी होती है. पेटेंट्स 35,000 के हैं. बिल्डिंग 75,000 की. एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब देखो यहाँ पे सेकेंड पार्टनर रिटायर हो रहा है. ठीक है, हमेशा अपने आप को बोलने का फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है. सेकेंड पार्टनर राधा रिटायर हो रही है. यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%. पेटेंट्स की वैल्यू 20% कम हो रही है. पेटेंट्स हमारी फिक्स्ड बट इनटेंजिबल एसेट्स है जिसका 20% मतलब 7,000 और इसको कम बोलेंगे राइट ऑफ. ठीक है, ये आ गया 28,000. एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन में आप लोग डेबिट साइड दिखा दोगे. 2 पेटेंट्स 7,000. ठीक है, इसके बाद वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस टू 90%. बिल्डिंग की वैल्यू 90% हो गई है. पहले कितनी थी? हर अमाउंट पहले 100% होता है. तो बिल्डिंग जितनी भी थी वो 100% थी. बिल्डिंग है 75,000 की. बिल्डिंग 75,000 की. ठीक है, आप लोग उसको 90% मतलब 10% रिड्यूस करोगे. समझ रहे हो? 90% हो गई है. ठीक है, 90% आपको रिड्यूस करना है. रिड्यूस बाय 90% नहीं है, रिड्यूस टू 90%. मतलब ये जो 100% है ना उसको तब तक रिड्यूस करो जब तक 90 नहीं हो जाती. तो आपने रिड्यूस कितना किया? 10. ठीक है, तो ये आ जाएगा 67,500. अगेन बिल्डिंग की वैल्यू भी कम हो रही है. 7,500. ठीक है, देन लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड एट ₹30,000. आपने वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है. कितना? 30,000. तो वो हमारी लायबिलिटी है. ठीक है, अब आप चेक करो आपके पास फंड है लेकिन 24,000 ही है, लेकिन हमको चुकाना तो 30,000 है. तो 6,000 प्रॉफिट में से और निकालेंगे, प्रॉफिट घटेगा. ठीक है, 2 वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड 6,000. देन बेड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स. ये ध्यान से सभी देखें, इसकी लैंग्वेज सिंपल है लेकिन जो हम डेली रूटीन में करते आ रहे हैं वो ऐसी पॉइंट है, सेम टू सेम नहीं. बेड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%. BDR 5% इंक्रीज करना है. देखो डेटर BDR वाली पॉइंट देखो, कितने के डेटर्स हैं?
डेटर 80,000 के हैं और BDR मेंटेन कितना किया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको BDR 5% इंक्रीज करना है। तो 5% निकालते किसका है, 80,000 का डेटर का निकालते हैं ना, आप हमेशा डेटर का निकालते हो, समझे। तो डेटर कितने के हैं, 80,000 का 5%, 4,000 आपको इंक्रीज करना है। मतलब जो 5 तो था, 4 और डालना है, टोटल आपको दिखाना है। लैंग्वेज अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। आपके पास डेटर जो है वो 80,000 के हैं, BDR जो भी आप निकालते हो डेटर पे निकालते हो, ठीक है। आपके पास जो ऑलरेडी BDR है वो भी डेटर पे ही निकला हुआ है, लेकिन वो 5,000 है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि BDR 5% इंक्रीज़ करो, तो 5% निकालो, पहले इंक्रीज़ करना है अमाउंट, कितना अमाउंट इंक्रीज़ करना है वो निकालना भी तो पड़ेगा ना। तो डेटर का 5% 4,000, 4,000 रखो नहीं बोला है, 4,000 इंक्रीज़ करो, जो था वो तो है ही, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है, 4,000 इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे आप इस तरह दिखाओगे तो और आपको ईजी लगेगा, टोटल यहाँ पे 9,000 आ जाएगा, क्योंकि 5,000 था, 4,000 आपने इंक्रीज़ किया, ठीक है। ये आ गया। अब BDR आपने यहाँ भले 9 दिखाया है, लेकिन 5 तो था, अभी आपने क्रिएट कितना किया, तो 2 BDR, प्रॉफिट घटेगा, समझ में आया। अभी आपने प्रॉफिट में से 9,000 नहीं निकाला ना भाई, 5,000 तो ऑलरेडी निकाला हुआ था, उसकी एंट्री पहले हो गई होगी। अभी आपने प्रॉफिट में से 4,000 क्रिएट किया है। इसके बाद देखो, ₹40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज हर शेयर इन गुडविल। क्या आपको पूरे सम के अंदर न्यू गुडविल दिख रहा है, देखो न्यू गुडविल है कहीं पे भी नहीं है। तो हम नई गुडविल में से जो रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकालते थे ना अभी तक, वो निकाल के दे रखा है इन्होंने। रिटायर्ड पार्टनर कौन है, राधा, राधा का शेयर इन्होंने निकाल के दे रखा है 40,000। तो आपको नई गुडविल की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नई गुडविल में से हम लोग करते क्या थे, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकालते थे। ये रिटायर्ड पार्टनर का शेयर, ये देखो ध्यान से रीडिंग, ₹40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज हर शेयर इन गुडविल। ये क्या है, 40,000 रुपये गुडविल में से उसका शेयर है। तो हमने शेयर तो निकाल लिया, अब बस खाली एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू। तो आपके पास न्यू रेशियो है क्वेश्चन में, गेन के लिए कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपका पुराना रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो, इसमें से राधा रिटायर हो रही है, तो जो बच गया वो हो गया न्यू रेशियो, और जो न्यू रेशियो है वही है, क्योंकि बाकी कुछ भी दे रखा नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पे आ गया आपका गेन 3:2। तो आपको 40,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नॉर्मली जो आप एंट्री करते हो, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस्ड पार्टनर। तो यहाँ पे आप लिख दो पहले, शेयर ऑफ राधा इन न्यू गुडविल, ऑलरेडी आपके पास दे रखा है 40,000, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, एंड हेयर गेन रेशियो is 3:2, therefore gaining partners account debit, that is कौन है, माधव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन दोनों को गेन हो रहा है टू राधास कैपिटल। राधा का कितना है, 40,000 को 3:1 में 30,000 और, तो राधा और सॉरी माधव और गोपी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 30,000 से और 10,000 से, टू राधास कैपिटल, ठीक है। और राधा का खाता क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 40,000 से, लेकिन उसके 2 रीज़न है, तो साथ में नहीं आएगा, ये 30,000, ये 10,000, बाय माधव्स कैपिटल बाय गोपीज कैपिटल, ठीक है। मेन पॉइंट हो गई तुम्हारी। अब आ जाओ, ₹500 रिसीव फ्रॉम बेड डेप्स रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹3,000। बोला गया है पहले जो बेड डेप्स हो गया था 3,000, उसमें से 500 रुपये की रिकवरी हो रही है। तो ये हो गया आपका बेड डेप्स रिकवरी, मतलब बेड डेप्स रिटर्न, ठीक है, रिटर्न वापस आना वाला रिटर्न। कितना, 3,000 का कुछ नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है कि पहले 3,000 का बेड डेप्स हो चुका था, उसमें से 500 रुपये वापस आ रहे हैं। इसके बाद देखो,
₹5,000 to be paid to Radha in cash and the balance amount in 2 equal annual installments with 10% interest per annum। बोला गया राधा का हिसाब किताब कर देंगे क्योंकि रिटायर हो रही है, जो भी उसका पैसा निकलता है उसमें से 5,000 उसको कैश दे दिया जाएगा और बाकी का पैसा एज अ लोन हम रखेंगे और 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में 10% ब्याज के साथ देंगे। 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल मीर यहाँ पे रिटायर्ड पार्टनर है, मीर से हिसाब किताब कर लिया, ठीक है। मीर का टोटल मुझसे निकल रहा है 70,000, उसमें से 20,000 फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया कैश, बाकी इसका कितना निकल रहा है 50। तो 50 2 सालों में चुकाया जाएगा, एन्युअली चुकाया जा रहा है, ठीक है। 2 सालों में एन्युअली मतलब 1 साल में एक बार, तो टोटल पूरा पेमेंट 2 सालों में होगा, ठीक है। 2 सालों में एन्युअली चुकाया जा रहा है, मतलब साल में एक बार चुकाया जा रहा है। तो पहले क्या करूँगा, पहले ये मुझसे मांगता है 50, ठीक है। अब मैं चुकाऊँगा, साल ख़त्म होगा फिर, तो 50,000 साल भर मैंने इसका यूज़ किया तो 10% ब्याज भी देना पड़ेगा क्योंकि 1 साल के बाद चुका रहा हूँ। तो 50,000 का 10% 5,000, ठीक है, 5,000 ब्याज का देना पड़ेगा। और 50,000 1 साल के बाद पूरा नहीं चुका रहा हूँ ना, 2 टुकड़ों में चुकाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पूरे साल यूज़ तो 50 किया ना, तो उसका ब्याज तो 5,000 ही देना पड़ेगा। तो 5,000 एक ब्याज का दूंगा और 50 में से 25 दे दूंगा, तो 25 और 5 30 दे दूंगा। अब ये कितना मांगता है, बाकी 25 मांगता है क्योंकि 50 में से 25 दे दिए, 5 तो ब्याज के थे ना। आपका प्रिंसिपल अमाउंट, लोन अमाउंट 50 का था, उसमें से तो 25 ही गए 1 साल के बाद, स्टिल 25 बाकी है। अब ये 25 कब दूंगा, अगेन सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब साल भर में कितना यूज़ कर रहा हूँ 25,000, 25,000 का 10% 2500, तो साल जैसे एंड होगा, सेकेंड ईयर एंड होगा, 2500 भी दूंगा मैं इसको और 25,000 मतलब टोटल 27,500 दे दूंगा। तो इसका अलग से लोन अकाउंट बनता है। इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जैसे आप लिखते थे वैसा ही सम होगा कि आपने 5,000 उसको कैश में पे कर दिया और बाकी का पैसा एज अ लोन रखा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लोन अकाउंट अलग से बनेगा जो इसके बाद बनाएंगे हम लोग। समझ में आया? कम टू द ओल्ड बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 50,000 के। क्रेडिटर्स 50,000 के। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी है, ईपीएफ कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज़ नहीं हुआ, देखो नीचे तो यूज़ नहीं हुआ, ऊपर इन्वेस्टमेंट वाली पॉइंट देख लो। इन्वेस्टमेंट आपकी बुक वैल्यू 58 है लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 64, तो नुकसान तो हुआ नहीं ना, उल्टा फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? 6,000 का। माइनस भी नहीं करने आता है आप लोगों को। हाँ, 64 में से 58 के लिए भी कैलसी चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग 64 to 58 माइनस करने में कैलसी चलाते हो। इतने भी डिपेंडेंट नहीं बन जाओ भाई। इन्वेस्टमेंट आपकी 58,000 की बुक वैल्यू थी, जो बाहर अमाउंट लिखा हुआ है वो बुक वैल्यू है। अंदर ब्रैकेट में क्लियरली लिखा हुआ है कि उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 64, मतलब आपकी वैल्यू ऊपर जा चुकी है, ठीक है। और हमको दिखाना होता है एसेट्स मार्केट वैल्यू पे, तो हमने वहाँ पे मार्केट वैल्यू पे दिखा दिया 64,000 की हो चुकी है, बेची वेची नहीं है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। तो हमारी एसेट्स पहले 58 की थी, अब 64 की हो गई, तो 6,000 का फ़ायदा है। वो 6,000 का फ़ायदा हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लॉस वॉस तो हो रहा नहीं है, तो हम लोग जो फंड पड़ा है वो एज इट इज़ रहेगा। वो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000, 4,000 और 2,000, ठीक है। इसके बाद कैश बैंक हो गया। डेटर्स स्टॉक सेम दिखा देंगे। स्टॉक 62,000। क्या? यस, उसको दिखाएंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। बेड डेप्स रिकवरी की एंट्री आपकी होती है ना, कैश टू बेड डेप्स रिकवर्ड होती है, ठीक है। कैश आया तो 500 रुपये यहाँ दिखाएंगे। किसका? बेड डेप्स रिकवर्ड। खाली BDR नहीं लिख देना, BDR बेड डेप्स रिजर्व होता है, पहले भी बोला है मैंने आपको। बेड डेप्स का BD लिखोगे तो भी चलेगा, चलो, लेकिन पीछे R नहीं लिखना है, रिकवरी लिखनी है। क्या दोनों जगह पे? एडजस्टमेंट है ना वैसे भी। एक तो यहाँ पे हमारा फंड आ रहा है, मतलब फ़ायदा हो रहा है इसलिए दिखाया है, और पैसा आ रहा है। इसके बाद पेटेंट्स हो गया, बिल्डिंग हो गया। एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
दैट इज़ 12,000, 8,000 एंड 4,000। हो गया सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन टैली कर लो। डेबिट साइड ज़्यादा है, 24,500 में से 6,500 गया तो 18। माधव, राधा एंड गोपी 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2:1 में। 963 लॉस हो रहा है, इस साइड दिखाएंगे। 2 रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब सबसे पहले राधा को बताओ कितना निकल रहा है राधा का, देखो 94,000। अब 94,000 में से अपना निकल रहा है 14,000, मतलब काट साट के उसका निकल रहा है 80,000। 80 में से हम उसको 5 पे कर रहे हैं, ध्यान दो अभी यहाँ पे, ठीक है। हम उसको 5 पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है 5,000, तो क्रेडिट साइड यहाँ पे आ जाएगा 5,000। क्यों जा रहा है, राधा को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब कितना बचा उसका काट साट के, 75,000। ये हमने क्या किया, एज अ लोन रखा, टू राधास लोन, ठीक है। तो हाल फिलहाल यहाँ पे आप दिखा दोगे राधास लोन कितना, 75,000। बस बाकी के ये दो एज इट इज़ टैली हो जाएंगे, जैसे सिंपल होता है। 142 और ये 56, 142 एंड 56। 142 में से टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना आएगा, 90। जल्दी जल्दी, स्पीड नहीं है। 56 में से गया 39,000। सो 91 एंड 39 पार्टनर्स कैपिटल माधव एंड गोपी 91 एंड 39, 31, ठीक है। इसको टैली कर दो, ये हो गया 12,500। दिस इज 12,500, ये आ जाएगा 7,500 बाय बैलेंस। सो कैश बैंक 7,500, ठीक है। टैली करो, 3 लाख आ रहा है दोनों तरफ। इसके बाद मैं बोलूँगा नहीं, दोनों तरफ जल्दी किया करो, इतनी देर में दोनों तरफ हो जाए पॉसिबल नहीं होता है। जब 64 - 58 कैल्सी में हो रहा है तो इतना टोटल तुमसे ओरल हो जाना है नहीं। क्यों बैठे क्यों हैं आधे लोग, तो खड़े होकर देखो। आ गया, चलो। नाउ गाइस, लोन अकाउंट देखो, राधा रिटायर हो रही है 1/4/2016 को, ठीक है। तो उसके बाद तो फर्म के अंदर राधा है नहीं, तो जब वो रिटायर हो रही है तो उसका पैसा कितना निकल रहा है, 75,000, जो हमने एज अ लोन रखा है। और आपकी लास्ट पॉइंट बोल रही है कि वैसे टोटल उसका काट साट के 80,000 निकल रहा था, जिसमें से हमने 5,000 पे कर दिया, 75,000 हम एज अ लोन रख रहे हैं। एंड द बैलेंस अमाउंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विद 10% इंटरेस्ट पर एनम। हमने 80 में से 5 पे कर दिया, बाकी का जो भी बैलेंस अमाउंट है दैट इज़ 75,000 हम 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। 2 इक्वल मतलब इक्वली 75,000 का 37,500 पे करेंगे, लेकिन ब्याज अलग से आएगा, ठीक है। और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बोलिए, एनुअल मतलब साल में एक बार, मतलब 2 साल में पेमेंट होगा, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाओ, 1/4/2016 बाय राधास कैपिटल कितना, 75,000, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये आ गए हम 31/3/2017 पे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 75,000, ये दिखा दो एज इट इज। यहाँ पे आप लिखो 1/4/2017 बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, और हमने साल भर इसको यूज़ किया अभी, ठीक है। हम पे कब करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर पे करेंगे, वो भी कितना पे कर रहे हैं, आधा, लेकिन ब्याज तो देना पड़ेगा।
तो कितना आपने यूज़ किया, पूरा 75,000 साल भर यूज़ किया, तो इसका 10% 7500, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कब दिया हमने, 31/3/2017, ठीक है। तो अब टोटल कितना हो गया, 82,500। लेकिन भाई आप पे जो करोगे 31/3/2017, यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश बैंक, आप पेमेंट कर रहे हो, लेकिन आप कितना पेमेंट कर रहे हो, इसका आधा प्रिंसिपल अमाउंट का, और ब्याज तो पूरा ही दे रहे हो, ठीक है। कितना पे कर रहे हो, 45,000, ठीक है। तो देखो आपके पास, आपको टोटल अमाउंट देना था 82,500, उसमें से 45,000 आपने पे कर दिया, तो बाकी कितना रहेगा, माइनस करो, वही आएगा ना, क्योंकि 75 में से आपने आधा पे कर दिया तो आधा ही बचेगा ना, क्योंकि ये तो पूरा ही दे दिया ब्याज, इसका आधा देना था, इसका आधा दिया, ये पूरा दे दिया, तो बाकी 37,500 आधा ही बचेगा, ठीक है। ये 31/3/2017, ठीक है। अच्छा ये डेट जो है यहाँ पे ये 14 ही आएगी। अब देखो यहाँ पे भी आ गया 82,500, ये तो एक साल का एंड हुआ है। अब दूसरे साल के एंड में बाकी का पेमेंट करोगे तो कितना बाकी का पे करना है, तो ये 1/4/2018, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना 37,500, और आपने अगेन साल भर इसको यूज़ किया, ठीक है, साल भर इसको यूज़ किया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1/4/2018 कितना आएगा इसका 3750, तो टोटल कितना हो गया 41,250। और क्योंकि ये दूसरा साल खत्म हो रहा है तो पूरा का पूरा पे कर दोगे, $41,250। कैसे आया, 37,500 प्रिंसिपल अमाउंट है और ब्याज का अमाउंट, सो 31,3/2000। देखो बताता हूँ, कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही है, आपको टोटल 75,000 पे करना है, 2 सालों में टोटल पे करना है आधा आधा करके, ठीक है। अब आप राधा यहाँ पे रिटायर हो रही है 1/4/2016 को, तब भी तो आप पे कर नहीं रहे हो, क्योंकि तब तो वो रिटायर हो रही है। आप एनुअली पे कर रहे हो, एनुअली मतलब एक साल के बाद पे करोगे, वो भी आधा। हाँ ऐसा लिखा होता कि सिर्फ आप एनुअली पे कर रहे हो तो एक साल के बाद आप पूरा पे कर देते, मतलब 75,000 आपका जो मेन अमाउंट है लोन का, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितना आपने लोन उठाया है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो जितने का लोन लेते हो वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और ब्याज आपको अलग से देना पड़ता है। तो अगर आप एक साल में पेमेंट कर देते यहाँ पे तो 75,000 का पेमेंट करना पड़ता प्लस ब्याज 7500, 82,500 में आपका निपटारा हो जाता। लेकिन भाई आपने 75,000 को आधा आधा करके 2 सालों में पे किया है, ठीक है। तो पहले साल के एंड में आपने आधा पे किया, दैट इज 37,500, लेकिन पहला साल जब खत्म हुआ ना तो आपने अमाउंट 75,000 पूरे साल के लिए यूज़ किया, तो ब्याज तो आपको 75,000 पे देना पड़ेगा। तो वो 7500 आपने दिया ब्याज, और 75,000 में से आधा 37,500 टोटल आपने पे कर दिया 45,000, बाकी आपका रह गया 37,500। भाई सीधा सा हिसाब है, 75 में से आधा पे कर दिया तो कितना बचेगा। आप बोलोगे सर आधा पे किया तो ये तो आपने दिखाया है 45,000, इसमें ब्याज भी है ना। आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो तो 75,000 ही था, 75,000 में से आधा गया 37,500, तो बचेगा भी तो 37,500। और ये 37,500 आप कब पे करोगे, अगेन एक साल के बाद। तो अगेन अब आप कितना अमाउंट यूज़ कर रहे हो 37,500, तो उसका 10% 3750। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बाकी का जो आधा अमाउंट था 37,500 वो तो पे करना ही है, लेकिन ब्याज का पैसा 3750 वो भी पे करना है। तो टोटल कितना पे करना है 41,250, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1/4/2016 को राधा रिटायर हुई जिस दिन, उस दिन उसका कितना निकल रहा है अपने से, उसका निकल रहा है, क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन उसी समय हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि हम एक साल के बाद पेमेंट करेंगे।
अब 1 साल के बाद हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड दिखाया क्योंकि अभी तक चुकाया कुछ नहीं, ठीक है। तो 1/4/2017 75,000, और क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ब्याज, ठीक है। 75,000 का 10% 7500। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या कर रहे हैं, 75,000 में से अभी हम आधा ही पे करेंगे और ब्याज पूरा। आप इसमें से 82,500 में से 45 जाने दोगे तो ये बचेगा 37,500। लेकिन ये लॉजिक नहीं हुआ, लॉजिक ये हुआ कि 75 में से आधा गया, 37,500 गया तो 37,500 बचा, ठीक है। फिर 37,500 आपने साल भर यूज़ किया तो उसका भी ब्याज देना है 10%, इसलिए 3750 ब्याज भी दोगे। तो अब सेकेंड ईयर की एंड हो गई, वहाँ पे 37,500 जो बाकी का आधा था वो प्लस 3750, टोटल आप 41,250 पे कर रहे। समझ में आया? इस पे गाइस देखो डेट्स के थोड़े उल्टे सीधे हो गए हैं। देखो राधा रिटायर हो रही थी क्योंकि हमने दिखाया था 1/4/2016। अब देखो 1/4/2016 से 31 मार्च साल तो यहीं पे हो गया, तो ये तो दूसरे साल के एंड में पे हो रहा है, पहले साल के एंड में पे हो रहा है ना। अपने को तो 1 साल के बाद पे करना है ना, अपने पे तो 2 सालों में ही किया है, 2 बार, लेकिन सेकेंड और थर्ड ईयर के एंड में हमने पे किया है, ठीक है। हमने सेकेंड और थर्ड ईयर के एंड में पे कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिस डेट पे वो रिटायर हो रही है वही दिखाओ, और यहाँ पे भी वही आएगा, ठीक है। या फिर आप ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 1/4/2016 नेक्स्ट डेट, ये भी आएगा 1/4/2016 और ये आ जाएगा बराबर 31/3/2017, क्योंकि 1 साल के बाद, अब ये डेट तो एक ही हुई ना, 31 मार्च या 1/4 नेक्स्ट डे वाली डेट है, और 1 साल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है देखो। फिर सेकेंड ईयर के ये आएगा 1/4/2017 1/4/2017, और यहाँ आ जाएगा 18, देखो 31/3/2016 या 1/4/2016 एक ही हुआ। वो डेट पे रिटायर हो रही है, 1 साल के बाद अपने को आधा पेमेंट करना है, ये 1 साल के बाद हमने एग्जैक्टली आधा पेमेंट किया। देखो यहाँ पे ये डेट सेम ही है, 1 साल ख़त्म हुआ 31/3/2017, आधा पेमेंट किया प्लस ब्याज। फिर 31/3 और 1/4/2017 नेक्स्ट डे आ गया, ईयर चेंज हो गया। फिर अगेन सेकेंड ईयर का एंड हो रहा है और आपने यहाँ पे आधा पेमेंट किया प्लस ब्याज। क्लियर? और एक चीज़, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, या सिर्फ इंटरेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है।